नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक्सप्लेन्ड में। क्या आपने कभी ऐसा सुना है किसी से या फिर किसी यूट्यूब शॉर्ट्स या रील से कि अगर आप 500 ग्राम से ज़्यादा गोल्ड होल्ड करते हैं, इफ़ यू आर ए मैरिड वुमन, तो ये लिमिट से ऊपर है और इनकम टैक्स ऑफिशियल्स उसको सीज कर लेंगे। या फिर 250 ग्राम्स अगर आप होल्ड करते हैं और आप अनमैरिड वुमेन हैं तो भी आपका गोल्ड सीज हो जाएगा। और इन केस ऑफ मेन आप सिर्फ 100 ग्राम गोल्ड रख सकते हैं। तो ये आधा सच है। आइए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू पूरा सच। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू इंडिया के अंदर गोल्ड की क्या हिस्ट्री रही है, हम कितना गोल्ड होल्ड कर सकते हैं, क्या ये लिमिट सही है और क्या ऐसी कोई लिमिट्स है भी या नहीं, या फिर अगर कोई लिमिट है तो उसके ऊपर रखने पे क्या क्या प्रोविजंस हैं, हम कैसे रख सकते हैं। पूरी की पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाऊंगी कि अगर आप लिमिट से ऊपर गोल्ड होल्ड करते हैं तो फिर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है वहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की सोर्स की, कि ये सोना जो है वो आ कहाँ से रहा है हमारी कंट्री के अंदर। तो दो चीज़ें हैं जहाँ से सोना आ सकता है, या तो हम इंटरनली माइनिंग कर रहे हैं हमारे देश के अंदर सोने का भंडार, या तो बहुत ज़्यादा हो, जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उतना भंडार हो कि हम अपने देश में से ही माइनिंग करके सोना निकाल पाएँ। दूसरा हो सकता है कि अगर हमारे देश के अंदर उतना भंडार नहीं है तो फिर हम इम्पोर्ट कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री से हम ये सोना लेकर के आ सकते हैं। तो इंडिया के अंदर इस वक्त जितना भी गोल्ड का डिमांड है उसका 90% गोल्ड इम्पोर्ट होता है, हम आयात करते हैं। और ये कोई बहुत छोटा नंबर नहीं है, जो इंडिया का जो डिमांड है वो भी बहुत कम नहीं है। आप सबको पता है हम इंडियंस और खासकर महिलाएं कितना प्यार है हमें सोने से। तो फिर जो आज के टाइम पे गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है बाहर से वो लगभग 1000 टन, यानी कि 1000 टन गोल्ड हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब गोल्ड को अगर इंपोर्ट करना है तो हमें किसी दूसरे देश के पास में जाना पड़ेगा जिनके पास में एबेंडेंट रिसोर्स है, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जिनके पास में काफ़ी सोना है। तो इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए हमें यूएस डॉलर की रिक्वायरमेंट है। वो क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी कंट्री के पास में गए और हमने इंडियन रुपी में पेमेंट की और उसके बदले गोल्ड लेना चाहा तो वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जो यूएस डॉलर है वो एक्सेप्टेड है, इंडियन रुपी एक्सेप्टेड नहीं है, दूसरी कंट्रीज उसको एक्सेप्ट नहीं करती है डायरेक्टली। तो इसलिए हमें पहले यूएस डॉलर खरीदना पड़ेगा इंडियन रुपी से और फिर उससे पेमेंट करनी पड़ेगी और उससे हम गोल्ड लेकर के आ पाएंगे। और ये सिर्फ गोल्ड के केस में नहीं है, हम बाहर से जितनी भी चीज़ें लेते हैं, जैसे हम कच्चा तेल जो लेते हैं जिससे हम पेट्रोल और डीजल मैन्युफैक्चर करते हैं, वो भी हम यूएस डॉलर के अंदर लेते हैं। या फिर दूध या कोई भी रॉ मटेरियल हो गया या फिर फिनिश गुड हो गया जो हम बाहर से परचेज कर रहे हैं, वो हम फॉरेन करेंसी से लेते हैं। अब ये फॉरेन करेंसी जो इंडिया के अंदर रखते हैं वो फॉरेक्स रिजर्व में रखते हैं, जो कि विदेशी मुद्रा का भंडार है, उसमें हम अपनी फॉरेन करेंसी रखते हैं। और आज के टाइम पे मोस्टली यूएस डॉलर्स है उस फॉरेन करेंसी के अंदर, और कुछ आईएमएफ के यहाँ से राइट्स लिए हुए हैं हमने, तो इस टाइप से मैक्सिमम जो अमाउंट है वो यूएस डॉलर का ही है। इस कॉन्सेप्ट को हम एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक दुकान पे जाते हैं पानी पूरी खाने के लिए, आपने उस दुकानदार को 10 रुपए दिए, आपने बोला कि मुझे 4 पानी पूरी दे दो इन 10 रुपए के बदले। अब दुकानदार आपको मना करता है, वो बोलता है कि नहीं, आपको अगर पानी पूरी खानी है तो आपको पहले एक टोकन खरीदना पड़ेगा 10 रुपए का, उसके बदले मैं आपको पानी पूरी दूंगा। अब आप वो टोकन लेने के लिए जाते हैं और 10 रुपए का टोकन है, आप वहाँ पे देखते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, उस टोकन को लेने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, आपसे पहले 20 लोग और हैं। अब मान लीजिए उसके पास में टोटल 5 ही टोकन है। अब 5 टोकन है और 20 लोगों की लाइन है। अब उस दुकानदार के मन में लालच आ गया, या फिर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, बेसिक सी चीज़ है। तो उसने क्या किया, जो 10 रुपए का टोकन था उसका प्राइस बढ़ा करके 12 रुपए कर दिया कि अब आपको सेम टोकन के 12 रुपए देने पड़ेंगे, फिर आपको ये टोकन मिलेगा। अब इससे क्या हुआ, जो 20 लोगों की लाइन थी उसमें से मान लो 5 साइड हट गए कि नहीं हमें नहीं चाहिए,
हमें 12 रुपये में गोलगप्पे नहीं खाने हैं। अब इसके बाद में लाइन अभी भी बहुत लंबी है और टोकन सिर्फ 5 है, 15 लोगों की लाइन है। तो एक को टोकन दिया, 2 को दिया, फिर उसने सोचा कि नहीं अभी बहुत 13 लोग बड़े हैं टोकन देने वाले और मेरे पास में सिर्फ अभी 3 टोकन ही अवेलेबल है। तो उसने प्राइस थोड़ा और हाइक कर दिया। तो जो टोकन अब 12 रुपये का मिल रहा था वो अब 15 रुपये का मिल रहा है। तो फिर उसमें से 3-4 लोग और चले गए, फिर और लोग कम हो गए। इस टाइप से उस टोकन का प्राइस तो हाई होता जा रहा है, लेकिन उसमें से जो वैल्यू आएगी, जो गोलगप्पे आएंगे उस टोकन से, वो 4 ही आएंगे। जो 10 रुपये से 4 मिल रहे थे वही अब सेम टोकन हम 15 या 20 रुपये का ले रहे हैं, उससे भी वो 4 गोलगप्पे ही ले पाएंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई का, कि जितना डिमांड हाई और जितनी सप्लाई लो उतना प्राइस हाई। सेम चीज यूएस डॉलर के साथ में होती है। मान लीजिए हम यूएस के पास में गए डॉलर लेने के लिए कि हमें इतने डॉलर्स दे दो, तो इनिशियली हमें 1947 की अगर बात करें तो 1 रुपये और 1 डॉलर बराबर होते थे। बट उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे डॉलर की डिमांड बढ़ने लगी वैसे वैसे इंडियन रुपी ज़्यादा लगने लग गया 1 डॉलर को खरीदने के लिए, और आज हम 82 रुपीज़ देकर के 1 डॉलर खरीद पा रहे हैं, जो कि 1947 के अंदर 1 रुपी और 1 डॉलर इक्वल था। तो इस टाइप से ये जो हम रोज न्यूज़ में सुनते हैं कि रुपया कमजोर हो गया डॉलर के मुकाबले, तो यही कॉन्सेप्ट होता है बेसिक डिमांड एंड सप्लाई का। अब इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है यानी कि विदेशी मुद्रा का भंडार, जिसमें मेजर पोर्शन है यूएस डॉलर्स का, तो उसमें एक लिमिटेड अमाउंट है। अब मान लीजिए उस को मैं यूज करूंगी तो उसको गोल्ड खरीदने के लिए कर सकती हूँ, ऑयल के लिए कर सकती हूँ, या फिर जो भी चीजें एडिबल ऑयल्स हो गए, बहुत सारी चीजें होती है जो मुझे इंपोर्ट करनी होती है, तो उसमें मुझे विदेशी मुद्रा का भंडार की आवश्यकता होगी। अब क्या होता है, मैंने मान लीजिए मेरे पास में 100 डॉलर थे, अब मैंने 100 डॉलर में से 60 डॉलर का सोना ले लिया, बाकी बचे 40 डॉलर। 40 डॉलर अब बचे हैं और मुझे तेल भी खरीदना है अभी, जो कच्चा तेल है जिससे हम पेट्रोल और डीजल बनाएंगे। तो उस तेल की जो रिक्वायरमेंट है वो मेरी 60 डॉलर से पूरी होगी, लेकिन मेरे पास तो 40 डॉलर ही बचे हैं। अभी मैंने एडिबल ऑयल भी नहीं खरीदा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बाहर से खरीदनी थी वो नहीं खरीदी, लेकिन मेरा फॉरेक्स रिजर्व है उसमें सिर्फ 40 डॉलर बचे हुए हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यूएस के पास में जाऊँगी या फिर किसी ऐसी कंट्री के पास में जाऊँगी जिसके पास में काफ़ी यूएस डॉलर का एक्यूमुलेशन हो रखा है ऑलरेडी। तो अब मैं उनको जाकर के बोलूँगी कि ये लीजिए रुपए और मुझे यूएस डॉलर दे दीजिए। तो अब जितना इस टाइप से यूएस डॉलर का डिमांड बढ़ेगा उतना रुपए की वैल्यू गिरती जाएगी, उतना महंगा होता जाएगा। तो अब एक एस्पेक्ट तो हमने ये देखा। अब मान लीजिए जो पहले एक पैरामीटर लेते हैं कि मान लीजिए 70 रुपीज़ थी यूएस डॉलर की कीमत। अब मैंने काफ़ी सारा गोल्ड इंपोर्ट कर लिया और उस वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि मेरा यूएस डॉलर का रिजर्व काफ़ी कम हो गया है। तो अब जब मैं तेल लेने जाऊंगी उसके लिए मुझे 20 डॉलर एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है। वो 20 डॉलर मुझे 70 रुपीज़ पे नहीं, अब मुझे 80 रुपीज़ पे मिल रहे हैं। अब ये 80 रुपीज़ पे जो मुझे 20 डॉलर मिले, तो मेरा जो ऑयल का फाइनल प्राइस था वो क्या हो गया, स्पाइक हो गया, क्योंकि मैंने जो रॉ ऑयल लिया था उसका प्राइस स्पाइक हो गया था, क्योंकि डॉलर का प्राइस स्पाइक हो गया था। डॉलर मुझे महंगा मिला, उससे जो मुझे तेल मिला वो महंगा हो गया। और इस चीज़ से बाकी चीज़ों पे भी देखिए कितना इम्पैक्ट होता है। अब तेल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन में। एक एग्जांपल लेते हैं, आपके फ्लाइट के टिकट्स महंगे हो जाएंगे अगर तेल महंगा हो रहा है तो। एक और बेसिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया तो आपके पास में डिलीवरी गाय आ रहा है डिलीवर करने के लिए, अगर वो पेट्रोल यूज़ कर रहा है तो पेट्रोल के प्राइस शूट अप हुए, उससे आपका डिलीवरी का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो आपके डिलीवरी चार्जेस इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसे जो फूड वहाँ पे बन रहा है, रेस्टोरेंट है, तो वो भी बहुत सारी जगह से रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे उसकी इंक्रीज हो गई है इंपोर्ट करने की कॉस्ट। तो जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट की कॉस्ट इंक्रीज हुई है तो टोटल फूड का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो गया है। तो इस टाइप से महंगाई बढ़ गई है पूरे सिस्टम के अंदर। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था जो हमने समझा कि गोल्ड का सोर्स कहाँ से गोल्ड आ रहा है और गोल्ड लाने से क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं हमारी इकोनॉमी पे,
कैसे वो महंगाई के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, कैसे ऑयल की प्राइसेस के ऊपर वो इम्पैक्ट डाल रहा है। तो आइए थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं और देखते हैं कि हमारी कंट्री में गोल्ड को कैसे हैंडल किया गया, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए गए गोल्ड के इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, क्या हिस्ट्री रही है गोल्ड की हमारी कंट्री में। तो हम बात स्टार्ट करेंगे 1962 से। 1962 में क्या हुआ, इंडिया एंड चाइना का वॉर हुआ। अब इंडिया चाइना वॉर के टाइम हमें बहुत सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी, जैसे फ्यूल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता था, बाकी जैसे हथियार हो गए बहुत सारे इंपोर्ट करने पड़े। अब इंपोर्ट करना है तो आपको यूएस डॉलर की रिक्वायरमेंट है, आपको फॉरेक्स रिजर्व जो है उसमें से आपने बहुत सारा हिस्सा इन चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए यूज़ कर लिया। अब फॉरेक्स रिजर्व हमारा काफ़ी डिप्लीट हो चुका था और आपको पता है हम इंडियंस गोल्ड की तो बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो फिर गोल्ड भी बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता था। उस वजह से तब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उन्होंने इसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस बिल्टअप करने की ट्राई की ताकि हम गोल्ड के इंपोर्ट को कम कर पाए। तो इसलिए वो गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1962 लेके आए। तो गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1962 में मेजर 4 चीजें थी। देखते हैं वो 4 कौन से प्रोविजंस थे। तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया, गोल्ड की जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग होती थी उसको बैन कर दिया गया। अब फॉरवर्ड ट्रेडिंग क्या होती है, इसको एक बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक फार्मर है, आप कॉटन की फार्मिंग करते हैं और आपको 6 महीने में आपकी कॉटन की फसल मिल जाएगी। आज के टाइम पे आपकी क्रॉप का प्राइस है, यानी कि कॉटन का प्राइस है 10,000 रुपीज पर क्विंटल, यानी कि 10,000 रुपीज आप 100 kg के लिए देंगे। तो हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में जब तक आपकी क्रॉप रेडी होगी तब तक उसका प्राइस 8,000 आ जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स की तब तक क्रॉप आ जाएगी और सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से प्राइस डाउन आ जाए। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन ना हुआ हो तो उसके प्राइसेस 12,000 चले जाए। इस केस में आप रिस्क नहीं लेना चाहते और यहाँ पे एक जो कॉटन फैक्ट्री है वहाँ से एक बायर भी आपको मिल रहा है, वो बोल रहा है कि हाँ ठीक है मैं आज के प्राइस पे आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने को रेडी हूँ। तो वो फार्मर और वो जो कॉटन मिल से बायर है वो दोनों मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है फॉरवर्ड्स। तो उसमें वो क्या बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें 6 महीने बाद में फसल दूंगा, 6 महीने बाद में मैं कॉटन की डिलीवरी दूंगा, तुम मुझे 6 महीने बाद में ही पैसे दोगे जो भी मेरा कॉटन होगा उसके, लेकिन प्राइस जो आज का है वो होगा। तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी टाइप से गोल्ड में भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते थे। तो एक दिन का प्राइस डिसाइड करते थे कि आज के प्राइस पे हम खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, लेकिन हम लेंगे 6 महीने बाद या फिर साल बाद, जितना भी टाइम उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता था। ये बेसिक था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। इनको बैन कर दिया गया। सेकेंड प्रोविजन जो था वो था गोल्ड लोन्स रिकॉल कर लिए गए, नए गोल्ड लोन्स दिए नहीं और जो पुराने थे उनको रिकॉल कर लिया। थर्ड 1963 के अंदर जो गोल्ड की ज्वेलरी का फाइननेस था वो 14 कैरेट कर दिया गया। जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं कि 22 कैरेट जो गोल्ड है उसमें ज्वेलरी बनाते हैं जिसमें 91.6% प्योरिटी होती है, बाकी कुछ इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है ताकि जो गोल्ड है वो बहुत लचीला है, तो उसको ज्वेलरी का अगर फॉर्म देना है, उसको थोड़ा मजबूत बनाना है तो उसमें इम्प्योरिटीज मिलानी पड़ती है। जो प्योरेस्ट आज के टाइम पे है वो 24 कैरेट होता है, तो जिसमें 99% से ज़्यादा गोल्ड होता है और बहुत कम इम्प्योरिटी होती है। तो उस टाइम पे इसको घटा करके 14 कैरेट कर दिया। फिर 1965 में क्या हुआ, एक गोल्ड बोन स्कीम लेके आए जिससे जो भी अनअकाउंटेड वेल्थ थी उससे आप गोल्ड बोन खरीद सकते हैं। आपको कुछ टैक्स में बेनिफिट्स मिल रहे थे या फिर अपने अनअकाउंटेड जो इनकम थी उससे गोल्ड खरीदा हो सकता है, तो आप गोल्ड सबमिट करके गोल्ड बोन खरीद सकते थे, टैक्स में कुछ रियायत दे रहे थे उस टाइम पे। तो ये 4 चीज़ें लेके आए। फर्स्ट फॉरवर्ड ट्रेडिंग को बैन किया, फिर गोल्ड लोन को रिकॉल कर दिया गया, थर्ड गोल्ड की ज्वेलरी की फाइननेस को 14 कैरेट कर दिया और फोर्थ गोल्ड बोन स्कीम को लॉन्च किया। तो ये 4 प्रोविजंस थे और इससे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्हें लगा कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं गोल्ड का उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स थे वो आए नहीं, गोल्ड का इंपोर्ट तब भी करना पड़ रहा था। तो इस वजह से इस गोल्ड कंट्रोल एक्ट में मॉडिफिकेशंस करके 1968 में
इसमें कुछ नए एडिशंस किए गए। तो आइए देखते हैं क्या एडिशंस थे। तो बेसिक 4 एडिशंस किए गए इसमें। तो ये 4 एडिशंस ऐसे थे जिसमें गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड बार्स जो होते हैं, जिसे हम आम भाषा में गोल्ड बिस्किट भी बोलते हैं, इनको ऑन करने से प्रोहिबिट कर दिया कि कोई भी सिटीजन गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार नहीं ऑन कर सकता है। और जो एग्जिस्टिंग गोल्ड कॉइन्स या फिर गोल्ड बार्स थे, उनको आपको ज्वेलरी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाना होगा या फिर आपको एक्सचेंज में मनी लेना होगा और उसे डिक्लेयर करना होगा। थर्ड, जो गोल्ड स्मिथ्स थे वो सिर्फ 100 ग्राम गोल्ड रख सकते थे एक टाइम पे। फोर्थ, जो भी गोल्ड के लाइसेंस डीलर थे वो 2 kg से ज़्यादा गोल्ड नहीं रख सकते थे। तो ये 4 मेजर चेंजेस किए गए। इसके बाद मोरारजी देसाई ने सोचा कि ये काफ़ी पॉजिटिवली लिया जाएगा सिटीजन्स में और हमारा जो गोल्ड इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा और हमारा जो प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज है उसको हम बचा पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो डिजायर्ड रिजल्ट्स थे वो आए नहीं। उल्टा हुआ क्या, गोल्ड की स्मगलिंग होने लग गई। बहुत सारा गोल्ड ब्लैक मार्केट के थ्रू इंडिया में आने लग गया और जो बड़े ज्वेलर्स थे वो उसी ब्लैक मार्केट से आए हुए गोल्ड से ज्वेलरी क्रिएट करने लग गए या फिर उसकी सेलिंग पूरी ब्लैक मार्केट में चली गई। अब इससे एक चीज पे बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ, वो था सुनार कम्युनिटी। तो उस टाइम पे जो भी गोल्ड स्मिथ थे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं कर रहे थे, अनऑर्गेनाइज थे और जो बहुत सारे लोगों के पास में लाइसेंस नहीं था। तो मेजर जो गोल्ड का काम करते हैं दैट इज सुनार कम्युनिटी। तो सुनार कम्युनिटी के लोगों ने अपने प्रोफेशन को लूज कर दिया, उनके बिजनेसेस शट डाउन हो गए, उन्हें किसी दूसरे बिजनेस में मूव होना पड़ा। अब थोड़ा सा आगे आते हैं 1990। उस टाइम पे इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज था वो ऑलमोस्ट डिप्लीट हो चुका था और हम लोग डिफॉल्ट करने के कगार पे पहुंच गए थे। उस सिचुएशन में हमने अपना 40 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास में गिरवी रखा, वहां से लोन लिया, तब जाकर के हम अपनी कंट्री की इकोनॉमी रिकवरी कर पाए। तो इस सिचुएशन के होने के बाद हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तब के, मधु दनवत्ते, उन्होंने 6 जून 1990 को जो गोल्ड कंट्रोल एक्ट था 1962 का, उसको अबॉलिश कर दिया क्योंकि गोल्ड तो आ ही रहा था और ब्लैक में आ रहा था। इससे जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स था, जो कि इंपोर्ट ड्यूटी, हम कोई भी चीज फॉरेन से इंपोर्ट करें तो उस पर कुछ ड्यूटी लगती है। जैसे हम बहुत बार न्यूज़ में सुनते हैं कि इन चीज़ों पे एडिबल ऑयल के ऊपर जैसे इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई है, उस केस में क्या होता है कि फॉरेन वाला सस्ता हो गया है तो हमारे जो इंटरनल प्रोड्यूसर्स हैं उनको बेचने में मुश्किल आएगी, उन्हें भी प्राइस कम मिलेगा। अब किसी चीज़ के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है तो हमारे जो कंट्री वाले प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए ये फायदे की बात होती है। तो इस टाइप से जो गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट बहुत निग्लिजिबल आ रही थी क्योंकि जो इंपोर्ट्स था ऑफिशियल चैनल के थ्रू वो बहुत कम हो रहा था। उस सिचुएशन को देखते हुए तब के फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको अबॉलिश कर दिया और उसके बाद ऑफिशियली गोल्ड इंपोर्ट होने लग गया। तो 1991 में कुछ भी नहीं इंपोर्ट हुआ था, उसके मुकाबले 1992 में देखें तो 110 टन गोल्ड को इंपोर्ट किया गया। ऑल क्रेडिट गोज टू अस। देन आज के टाइम पे ये ऑलमोस्ट 1000 टन हम गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड है। इसके बाद 1994 6 में CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक सर्कुलर जारी करता है अपने ऑफिशियल्स के लिए, जिसमें कुछ वो लिमिट स्पेसिफाई करता है कि अगर इतनी लिमिट में सोना किसी भी इंडिविजुअल के पास है तो उसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, चाहे वो इनहेरिट किया गया हो चाहे उसने परचेज किया हो। तो दोनों का मिलाकर के कुछ लिमिट डिसाइड किया कि उतना अगर किसी भी इंडिविजुअल के पास में लिमिट है तो उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा इन केस उस पर इनकम टैक्स रेड होती है। तो ये लिमिट्स क्या थी? ये वही लिमिट्स थी जो आप बहुत सारे वीडियोस में सुनते हैं, दैट इज 500 ग्राम अगर आप एक मैरिड वुमेन है, 250 ग्राम अगर आप अनमैरिड है और 100 ग्राम अगर आप एक मैन है। तो ये लिमिट्स हैं जिन पे इन केस ऑफ रेड आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि उसका सोर्स क्या है। बट अगर आपके पास में इससे ऊपर है गोल्ड का होल्डिंग, हो सकता है वो बहुत आपने लीगल तरीके से ही खरीदा हो, लेकिन आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलीगल है। तो ये जो लिमिट्स का कंफ्यूजन है इसको क्लियर करने के लिए 2016 में एक और सर्कुलर जारी किया
जिसमें टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ साफ लिखा कि इंडिया में गोल्ड होल्डिंग पे कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना मर्जी गोल्ड होल्ड करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपके ऊपर रेड होती है और आपने मान लीजिए 1 kg गोल्ड रख रखा है, दैट इज 1000 ग्राम, एंड आई एम अज्यूमिंग आप एक विमेन है, मैरिड विमेन, तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा आपके पास में, वो आपका 500 ग्राम्स का कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन उसके ऊपर का जो गोल्ड है उस पर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि ये गोल्ड कहाँ से आया। तो इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है, आप जहाँ से भी गोल्ड परचेज करते हैं आपको रिसीट मिलती होगी, आपको रिसीट रखनी है। एंड फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ये भी पूछेगा कि इसका सोर्स क्या है, तो आपकी जो भी इनकम का सोर्स है आपको बताना होगा कि ये मेरा इनकम का सोर्स है और इस ज्वेलर से मैंने परचेज किया है और ये मेरा रिसीट है। इन केस आपने परचेज नहीं किया, आपने इनहेरिट किया है, यानी कि वो पुश्तैनी सोना हो सकता है, आपको आपके पेरेंट्स से मिला हुआ हो सकता है, उस केस में क्या करेंगे? हो सकता है कि उन्होंने आपको रिसीट भी दिया हो, अगर रिसीट दिया है वेल एंड गुड। अगर आपके पास में कोई रिसीट नहीं है तो आपसे एविडेंस मांगा जाएगा, यानी कि सबूत मांगा जाएगा कि हाँ ये सोना उन्होंने ही आपको ट्रांसफर किया है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, कोई पिक्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपकी मदर ने आपको कुछ गोल्ड दिया हो तो पिक्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये मेरी मदर ने पहन रखा था एंड देन उन्होंने मुझे इस ओकेजन के ऊपर दिया है। अगर इनकम टैक्स ऑफिशियल सेटिस्फाई होते हैं उससे तो ठीक है, हो सकता है आपके पास में कोई पिक्चर या फिर वीडियो या ऐसा एविडेंस ना हो। तो बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं हमारे आसपास जो ये बता पाए कि हाँ ये जो ज्वेलरी है ये इनकी मदर या जिससे भी आप बोलेंगे उनको बिलोंग करती है। तो ये भी एविडेंस हो सकता है। आपके पास में ये भी नहीं है, हो सकता है कि आपकी बहुत पुरानी ज्वेलरी है, 4-5 पीढ़ी पहले की, और आपसे पहले वालों ने उसे पहना ही ना हो एंड देन वो ज्वेलरी आपको मिल गई हो। उस केस में आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये मुझे बिलोंग करता है, मेरा पुश्तैनी है? तो इस चीज़ के लिए इनकम टैक्स ऑफिशियल्स क्या देखते हैं, आपका फैमिली का सोशल स्टेटस देखते हैं कि ये फैमिली इतना गोल्ड होल्ड कर सकती है या नहीं है। आपकी थोड़ी हिस्ट्री भी वो चेक करेंगे। अगर उन्हें लगा कि हाँ वैलिड है, इनके पास में ये गोल्ड हो सकता है, तो आपका गोल्ड कोई सीज नहीं करेगा। लेकिन अगर उन्हें लगा कि नहीं इतना नहीं हो सकता भैया थोड़ा बहुत होता, 5-10 ग्राम होता तो हो सकता था, बट ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, उस केस में आपका गोल्ड सीज होगा। लेकिन अब आपके पास में क्या ऑप्शंस हैं? आप किसी अच्छे लॉयर की मदद ले सकते हैं। अगर आपका लीगली आपने अर्न किया था तो आप हो सकता है कि आपका बच जाए, मोस्ट प्रोबेबली बच जाएगा। अगर आपका लीगल था आप प्रूव कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ ए लॉयर। तो ये आपने जान लिया कि गोल्ड के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, जस्ट आपको उसके डॉक्यूमेंट सेफली रखने हैं और इन केस ऑफ रेड आपको ये प्रूव करना होगा कि हाँ ये आपको ही बिलोंग करता है और ये वैलिड सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू आया है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। गोल्ड से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब जो गोल्ड ज्वेलरी है वो होल्ड करना अच्छा है या नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है या फिर वो एक्सपेंस अकाउंट करें हम, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आज गोल्ड के क्या क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ पे हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, गोल्ड ज्वेलरी लेना सही है या नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि नहीं गोल्ड ज्वेलरी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड के काम आ जाए ये वीडियो, तो आप शेयर कर सकते हैं। इसमें बेसिक रूल्स बताए गए थे, इसमें कोई लीगल या फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी कि आपको लेना ही लेना है या फिर नहीं लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। इसमें आज के टाइम पे जो रूल्स बताए गए थे वो थे, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, जो भी सर्कुलर्स वगैरह पास हुए हैं, तो आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, और आपको जैसी भी लगी हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।